नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 21वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 20 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य सीमा यह है कि यह बालक विशेष के सीखने के क्षेत्र के विषय में ही जानकारी देता है। अन्य बच्चों की तुलना में बालक विशेष का वर्तमान समय में विकास का स्तर क्या है, इस विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करता है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने के तरीके तथा या बच्चों के साथ तुलनात्मक में उनके वर्तमान विकास के स्तर या अभिप्रेरणा के स्तर के विषय में कोई सुनिश्चित जानकारी नहीं देता है। इसके साथ ही समीपस्थ विकास के क्षेत्र के विस्तृत या संकीर्ण होने का कोई वांछनीय या अवांछनीय कारण हो सकता है। अतः बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र का आकलन मात्र विकार का एक अपूर्ण चित्र ही प्रस्तुत करता है। सरल भाषा में समझा जाए तो इस पैराग्राफ के द्वारा ये बताने की कोशिश करी गई है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो बालक विशेष के सीखने के क्षेत्र के ही बारे में हमें जानकारी देता है, यानी कि जिस क्षेत्र में रहकर बच्चा सीखता है, और इसे हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रहकर बच्चा सीखने की कोशिश करता है सहायता के द्वारा। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत केवल इसी बारे में हमें जानकारी देता है कि बच्चे का सीखने के क्षेत्र क्या है, और यहाँ पर हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि यदि हम किसी बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से करें तो वर्तमान समय में उसके विकास का स्तर क्या होगा। इस बारे में हमें कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं मिलती है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बच्चों के सीखने की क्षमता क्या है, सीखने का तरीका क्या है, या बच्चों के साथ तुलनात्मक में उनके वर्तमान विकास का स्तर क्या है, यानी कि बच्चों की यदि तुलना करी जाए तो उनके वर्तमान में विकास का स्तर है क्या, या उनके मोटिवेशन का स्तर क्या है। इस बारे में हमें कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और समीपस्थ विकास के क्षेत्र का विस्तृत या संकीर्ण, यानी कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यदि आप नहीं जानते हैं तो हमने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सरल भाषा में अभी मैं समझाऊँ समीपस्थ विकास के क्षेत्र को। जब बच्चा एक अपने आप कुछ कार्य कर रहा होता है, यानी कि जब बिना किसी बाहरी सहायता के वो स्वतः ही कुछ कार्य को कर रहा होता है, और जब उस क्षेत्र के बाहर निकलता है तो उसे किसी वयस्कों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से समीपस्थ विकास का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसे बाहरी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, बाहरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ से उसके सीखने का जो क्षेत्र शुरू हो जाता है, और यहाँ से वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के सबसे निचले स्तर पर होता है। ये स्तर ऊपर जाते रहते हैं, और जो समीपस्थ विकास के सबसे उच्च स्तर तक ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र का बड़ा होना या छोटा होना, यानी कि उसमें जिस क्षेत्र में रहकर वो चीज़ें सीख रहा है, तो हो सकता है किसी बच्चे के समीपस्थ विकास का क्षेत्र विस्तृत हो, विस्तृत यानी कि फैला हुआ हो कुछ ज़्यादा ही, यानी कि उसमें कम स्तर बहुत सारे हों, या कम स्तर है उसका, यानी कि छोटा है उसके समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रहकर वो चीज़ें सीखता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इस कारणों के बारे में भी हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती है। अतः यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र का आकलन मात्र विकार का एक अपूर्ण चित्रण ही प्रस्तुत करता है, यानी कि यहाँ केवल बच्चों के विकार के बारे में ही बताता है, और वो भी अपूर्ण रूप से। दूसरा, विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए संदर्भ और बच्चे दोनों की जानकारी महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बच्चों की उम्र और विकास के स्तर के संदर्भ में बहुत कम व्याख्या करता है। किसी विशेष वातावरण का बच्चों की योग्यता, आवश्यकता और रुचि पर प्रभाव, तथा साथ ही बच्चे की योग्यता, आवश्यकता और रुचि के अनुसार किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, इन सभी तथ्यों की जानकारी भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नहीं मिल पाती है। यानी कि जब बच्चे की कुछ योग्यताओं के अनुसार या उसकी जो आवश्यकताएं हैं या फिर जिन कार्यों में उसकी रुचि है, तो वातावरण का उन सभी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर बच्चे की किसी विशेष प्रकार की योग्यताएं हैं या कुछ विशेष प्रकार की आवश्यकताएं या किसी विशेष प्रकार की रुचि हैं, तो उसके अनुसार बच्चे का
आसपास का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के वातावरण में उस बच्चे को होना चाहिए, इन सभी तथ्यों के बारे में भी हमें जानकारी देखने को नहीं मिल पाती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। हमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत से इस बात का भी कम अंदाज़ा लग पाता है कि किस प्रकार के वातावरण से बच्चे के मानसिक स्तर में बेहतरी या अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि बच्चा जिस प्रकार के वातावरण में अभी है, तो यह वातावरण उसके मानसिक स्तर में किस प्रकार से विकास कर पा रहा है या उसके विकास में किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस बारे में भी हमें यहाँ पर इस सिद्धांत में ये जानकारियाँ भी नहीं मिल पाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के शोध शायद ही कभी मानसिक कौशल की प्रकृति का उल्लेख करते हों, जो उद्यत, ध्यानाकर्षण, अवलोकन, सहयोगात्मक, संवाद आदि गतिविधियों के लिए जरूरी होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार वातावरण की ज़रूरत भी बदलती है। यानी कि इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी कक्षा में कोई साधारण सा बच्चा होता है, जब वो किसी ऐसे बच्चों के साथ बैठ रहा होता है जो पढ़ने में बिल्कुल एक साधारण ही है, उसी बच्चे की तरह वो साधारण रूप से पढ़ते हैं और बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट ही हैं अभी उस कक्षा के, और लेकिन एक विशेष बच्चा वहाँ पर कुछ मेहनत कर लेता है और अपने विकास का स्तर थोड़ा बढ़ा लेता है और उसे काफ़ी कौशल को उत्पन्न कर लेता है अपने अंदर और उन चीज़ों को डेवलप कर लेता है। तो शिक्षक ऐसा करता है कि उस बच्चे को उन सभी एवरेज स्टूडेंट से हटाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बैठा देता है, जिससे उसका वातावरण बदल जाता है और वो ऐसे बच्चों की संगत में आ जाता है जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। और यहाँ से उस बच्चे के लिए वातावरण बदल जाता है, क्योंकि वो पहले से उसके विकास का स्तर एक तो पहले ही बदल चुका था। जो वो साधारण बच्चों के साथ बैठ रहा था, अच्छे अपने कौशल को बना पा रहा था, अच्छे से उन पर कार्य कर पा रहा था, अब वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठ जाता है तो यहाँ से उसको और अधिक अच्छा वातावरण मिल जाता है, जहाँ से वो अपने विकास का स्तर को और बढ़ा पाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा यही बताया गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार वातावरण की ज़रूरत भी बदलती है। यानी कि बच्चे के, जैसे हमने उदाहरण के रूप में जाना है, तो यहाँ पर बच्चे को और अधिक अच्छे वातावरण की ज़रूरत पड़ने लग गई थी जब वो उन बच्चों के साथ बैठ रहा था जो बिल्कुल एक साधारण रूप से अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो एवरेज स्टूडेंट है। और यहाँ से उसके वातावरण की ज़रूरत बदली और वो अच्छे विद्यार्थियों के साथ बैठने लगे। अच्छे से मतलब जो अधिक पढ़ने में रुचि रखते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि इसमें बालक विशेष के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के सामान्यीकरण व स्थायित्व की बहुत कम जानकारी मिल पाती है। क्या बच्चे का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो विकास के किसी एक अनुक्षेत्र के लिए, अनुक्षेत्र से हम क्षेत्र को समझ सकते हैं, वह विकास के दूसरे अनुक्षेत्र के लिए भी क्या समान होगा? क्या समय के साथ साथ समीपस्थ विकास का क्षेत्र बदलता रहता है? क्या वयस्क की सहायता अति आवश्यक होती है अथवा विकास के लिए सिर्फ वही विकल्प है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र के एक बार आगे बढ़ जाना स्थायी होगा या अस्थायी? यह सभी विचारणीय प्रश्न समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में है, जबकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। यानी कि इस पैराग्राफ को आसान भाषा में समझा जाए तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हमें बताया जाता है कि बच्चे के जो सीखने का जो क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। और इसके बारे में हमें यहाँ पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि इस क्षेत्र में जाने के लिए बच्चे को क्या वयस्क की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, क्या इसके अलावा वो इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाएगा, या फिर इस क्षेत्र में जो वो धीरे धीरे करके निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पहुंचता है, तो उन स्तर पर पहुंचने के बाद क्या वो स्थायी होगा उन स्तर में या फिर अस्थायी होगा? इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इस पैराग्राफ के द्वारा हमें सिर्फ यही बताया गया है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र में हमें कुछ ऐसी स्पष्ट जानकारियाँ भी नहीं मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।